किसी भी राज्य में जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो लोग उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये जानकारियाँ ऑफिशियल और सही हों, इसके लिए कोई भी जानकार आदमी सरकारी वेबसाइट का रुख करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट cm.bihar.gov.in है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इस वेबसाइट पर सीएम का पूरा प्रोफाइल होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है किसी ने एआई की मदद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 10-20 खूबियां यहां लिखकर डाल दिया है। बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज सीएम के आधिकारिक प्रोफाइल के अलावा हम आपको बताएंगे बिहार में सिर्फ 3 मंत्री की कैबिनेट मीटिंग में किन किन एजेंडों पर मोहर लगाई गई। आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेंड से हटकर कैसे जदयू ने विधायक दल का अपना नेता चुन लिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट ने करीब 28,000 पेंडिंग आरटीआई आवेदनों पर क्या कहा है, और ये भी कि नेपाल में बनी जेएनजी सरकार के किस फैसले से बिहार के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके बारे में आधिकारिक जानकारी जुटाने के लिए हमने बिहार सीएम की ऑफिशियल वेबसाइट cm.bihar.gov.in खोली और वहां उनकी पूरी प्रोफाइल पढ़ने के बाद हमें सिर्फ 2 जानकारियां ही मिली। पहली ये कि वो बिहार के रहने वाले हैं, दूसरी ये कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। पहले इसी वेबसाइट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी तमाम जानकारियां हुआ करती थी। वेबैक मशीन के सहारे इस वेबसाइट पर मौजूद पुरानी जानकारी हमने निकाली। 22 जनवरी 2026 को इस वेबसाइट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रोफाइल में उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थली, शादी की तारीख, पत्नी का नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब विधायक बने, कब सांसद बने, कौन कौन से देश किस काम से गए, आदि आदि तमाम जानकारियां मौजूद थीं। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रोफाइल पर उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी बेसिक जानकारियां भी मौजूद नहीं हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर यह होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष अक्सर उनकी उम्र और डिग्री को लेकर सवाल करता रहता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी हो जाती है। कि चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, तो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानना चाहती है महोदय। पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में महज 3 मंत्रियों की कैबिनेट चल रही है। इस कैबिनेट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव शामिल हैं। 200 से अधिक विधायकों वाली शक्तिशाली एनडीए सरकार की इस छोटी कैबिनेट की पहली बैठक 22 अप्रैल को हुई और इसमें 22 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इस कैबिनेट बैठक में जिन एजेंडों पर मोहर लगी उसमें धर्म, विकास और सुरक्षा का तड़का है। बैठक में हरिहरनाथ मंदिर के परिक्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने का ठेका आवंटित कर दिया गया है। उधर सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने, आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाने, स्कूल कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा के लिए बिहार की महिला पुलिस को स्कूटी देने का फैसला लिया है। दूसरी ओर जदयू ने विधायक दल का अपना नया नेता चुन लिया है। जदयू कोटे से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी ने एक तीसरे नेता को विधायक दल का नेता चुना है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के पुराने नेता श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया है। वो मूल रूप से नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के ही रहने वाले हैं और नीतीश कुमार की 100 जाति यानी कुर्मी जाति से आते हैं। वो नालंदा विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार के विधायक हैं। श्रवण कुमार भी नीतीश कुमार के तरह ही जेपी आंदोलन के उत्पाद हैं। जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी तो श्रवण कुमार उनके साथ हो लिए थे और तब से लगातार नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं।
वो लंबे समय तक नीतीश कुमार के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने लगभग 28,000 पेंडिंग आरटीआई आवेदनों को लेकर बिहार सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। प्रवीण कुमार नामक व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आरटीआई आवेदनों की 28,291 अपीलें सूचना आयोग के पास लंबित है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बिहार सरकार से कहा था कि लंबित आवेदनों की सुनवाई के लिए वो पदों की संख्या बढ़ाने पर विचार करे। इस आदेश का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। उल्लेखनीय हो कि जब देश में आरटीआई कानून आया था तो बिहार उन गिने चुने राज्यों में शामिल था जिसने मजबूती से इसे लागू किया था, लेकिन धीरे धीरे बिहार में इस कानून को कमज़ोर कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं के मुताबिक अब आरटीआई आवेदन महीनों लंबित रहते हैं। बिहार में तो अब तक 1 दर्जन से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है, मगर ज़्यादातर मामलों में अब तक न्याय नहीं मिला है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण पनपे एलपीजी संकट के अस्थायी समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक अनूठा फैसला लिया है। बिहार सरकार अब राशन दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को खाना पकाने के लिए कोयला देगी। बिहार में प्राथमिकता प्राप्त परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों को मिलाकर कुल 2.02 करोड़ राशन कार्ड हैं। वहीं लाभुकों की बात करें तो 8.4 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। 21 अप्रैल को जारी एक पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है उन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानों से खाना पकाने के लिए कोयला दिया जाएगा। उक्त पत्र में सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह ने खान व भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग के सचिव व सभी डीएम को लिखा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से ऊर्जा की सप्लाई चेन प्रभावित है, जिससे राज्य के लोगों के समक्ष खाना बनाने के लिए रसोई गैस यानी एलपीजी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए कोयले की आपूर्ति की जानी है। इसके मद्देनज़र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों से कोयला आपूर्ति की जाएगी। इस फैसले से पर्यावरण का सवाल भी उठने लगा है। बिहार उन राज्यों में शुमार है जहां प्रदूषण की स्थिति नाजुक होती जा रही है। ऐसे में कोयला जलाने से प्रदूषण में जो बढ़ोतरी होगी उससे सरकार कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। जाते जाते आपको बताते चले कि नेपाल में बनी जेएनजी सरकार की सख्ती से बिहार के सीमावर्ती बाज़ारों पर खासा असर दिखने लगा है। दरअसल नेपाल सरकार ने भारतीय बाज़ार से नेपाली मुद्रा में खरीदे गए 100 रुपये से अधिक के सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाने के पुराने नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत जो भी नेपाली मूल का व्यक्ति 100 रुपये से अधिक का भारतीय सामान खरीदेगा उसे 5% से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। इस सख्ती का असर ये हुआ है कि नेपाल की सीमा से सटे बिहार के बाज़ारों में नेपाली खरीदार आने बंद हो गए हैं। चूँकि ये बाज़ार कमोबेश नेपाली खरीदारों पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ के बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये नियम पहले से ही अस्तित्व में है और वो समझते हैं कि नेपाल सरकार ने संगठित व्यापार और स्मगलिंग पर नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया है।